सो हम लोग आज नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट विल जनरलाइज कोऑर्डिनेट। लेकिन कल एक डाउट था, उसको जरा क्लियर कर लें। जो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमने लास्ट में किया था, है ना। सो ये था, एंड दिस इज योर मास m1 और ये हमारा मास m2 था, है ना। बेसिकली ये दोनों डिस्टेंस तो फिक्स होंगे, बट दे आर नॉट एल, दे आर नॉट एल। एल क्या होगा? बेसिकली वी हैव टू डिफाइन वैल्यू ऑफ एल। हमें एल को डिफाइन करना है कि एल क्या है। उस पैरामीटर को आप वेरिएबल के टर्म में कैसे लिख सकते हो। देन सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। और अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x2 y, और z2 था बेसिकली। सो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z2 इज इक्वल टू लेंथ l। बिकॉज आप आर्बिट्रली कोई भी डिस्टेंस लेकर क्या करोगे? प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो ना। हमें प्रॉब्लम में l को इंक्लूड करना है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वो पैरामीटर्स है और आपको सारे आंसर तो पैरामीटर्स के ही टर्म में देना है। आंसर कभी वेरिएबल के टर्म में थोड़ी देते हैं। यू हैव टू गिव आंसर इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स। सो वो आपको इंक्लूड करना होगा। इसी कारण हमें ये डिस्टेंस का कोई भी फायदा नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो फॉर दिस वन। डबल पेंडुलम का क्या था? व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। सो उसमें भी ये चीज, वहां पर ये चीज और ज्यादा बेटर ढंग से क्लियर हो पाता है। सो इसको भी कर लेते हैं, एंड देन हम लोग जाएंगे आगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है। सो व्हाट इज डबल पेंडुलम? सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, दिस इज लेंथ l1, दिस इज लेंथ l2। ठीक है। सो ये हमारा डबल पेंडुलम का कहानी है, और यहाँ पर हम 0 0 कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। ऑब्वियसली टू पार्टिकल एंड बोथ आर मूविंग इन अ प्लेन। एक प्लेन में ये मूव कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल जस्ट कीप x1 y1 z1 if it is free. You will just go for mass m2 if it is free. So that will be x2 y2 z2 if it is free. Now they are in the xy vertical plane. We can just assume this is my x-axis, this is my y-axis, and vertical in y direction. So what you have? First constraint is z1 is equal to 0. Second constraint is z2 is equal to 0. And then this is the length L1 and this is the length L2. So what is this particular thing? x1 square plus y1 square root under this distance is L1। लेकिन यहां पर ये डिस्टेंस L2 नहीं है। ओके, दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स भी नहीं है यहां पर। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे करके उल्टा हो जाए, तो वहां पर आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सो व्हाट विल बी सेकंड डिस्टेंस? द सेकंड डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू L2। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सो ये आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। बट ओनली इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द सिमेट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम। ठीक है। सो ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट concept that is known as what? Generalized coordinate. Why we are taking generalized coordinate? This is very important. ठीक है। क्योंकि देखो, इन जनरल हमें तो डायनेमिक्स के बारे में बात करना है, मोशन के बारे में बात करना है। ठीक है। सो एक जनरलाइज्ड वे क्या होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ऐसा वे जो कि फॉर्मुलेशन के टर्म में काम आ सके। वेरिएबल में भी डिफरेंट, बट एक फॉर्मुलेशन की तरह हम कैसे चीजों को देख सकते हैं, वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर व्हाट? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स।
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। इन जनरल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम qi से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग but the dynamical variable. They are some type of dynamical variable. Dynamical variable. So this is your generalized coordinate. They are some kind of dynamical variables. ठीक है? What is this particular concept? So any dynamical variable, कोई भी dynamical variable को generalized coordinate कह सकते हो, ठीक है? जैसे anything, जो भी dynamical variable है उसे आप generalized coordinate कह सकते हो, है ना? So any dynamical variable identified as generalized coordinate if it will explain motion of a system, if it will explain motion of a system uniquely, अगर ये मोशन ऑफ अ सिस्टम को यूनिकली डिफाइन करे, और कैसे मोशन को, इंडिपेंडेंट मोशन को। तो यहां पर हमें एक टर्म लेकर के आना चाहिए, दैट टर्म इज व्हाट, इंडिपेंडेंट मोशन। देखो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल डेफिनेशन है ना, ये लैंडाउ ने ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है। व्हाट इज दिस? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर दोज कोऑर्डिनेट व्हिच विल डिफाइन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। सो इंडिपेंडेंट मोशन को यूनिकली डिफाइन करे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट कि अगर मान लो ये मोशन इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। अब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सपोज Q1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा लीनियर मोशन को डिफाइन कर रहा है, तो वो अब किसी और दूसरे मोशन को डिफाइन नहीं करेगा। इट विल जस्ट डिफाइन द अगर दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो वो 100% क्या होगा, दूसरे कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। सो नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट एनी सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज, एनी सेट ऑफ डायनामिकल वेरिएबल इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट? नो। आपको ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। सो जब भी आप प्रॉब्लम करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकालना ही पड़ेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद किसे आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हो और कितने नंबर ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू जस्ट से व्हिच आर द डायनेमिकल वेरिएबल्स, है ना। और उस डायनेमिकल वेरिएबल का पर्पस क्या होगा, दे शुड टेल यू अबाउट द इंडिपेंडेंट मोशन। वो कैसे मोशन के बारे में बात करेगा, इंडिपेंडेंट मोशन, और वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव इन जनरल डिफरेंट टाइप ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर मैथमेटिकली देखोगे तो उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कोई लिमिटेशन नहीं है। व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इन अ सेम सिस्टम it is not necessary, it is not necessary, in a same system it is not necessary that it is not necessary that all generalized coordinate all generalized coordinates
have same dimension, all generalized coordinate have same dimension. एक सिस्टम है, उसमें हो सकता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हो सकता है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट have dimension of length, but it is not necessary that you have second generalized coordinate and which has different dimension, which has same dimension of length. It may be different dimension. उसका डायमेंशन हो सकता है 1 बाई टाइम हो, फ्रीक्वेंसी हो सकता है कुछ और डायमेंशन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कैसा हम बात करें. लिसन, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली आउटकम ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, सो ये एक वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. ठीक है, इट एंड फर्स्ट इट इज वे टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम. हमने वहां से बोरो कर लिया कि जो हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्रोच कर सके. अदरवाइज you can have a situation where generalized coordinate have dimension of momentum. You can have situation that whole equation is treated as a generalized coordinate. पूरी की पूरी एक बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, उसे आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ट्रीट कर सकते हो. देयर मे बी सिचुएशन, जैसे हो सकता है कि कोई एक फंक्शन हो, एफ क्यू का फंक्शन हो, इसी को आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई का, देयर मे बी पॉसिबिलिटी. ठीक है, क्योंकि वो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात कर सकता, हो सकता है ये एफ क्यू इटसेल्फ टॉकिंग अबाउट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो हो सकता है ऐसा हो. अब जब आगे जाकर के देखोगे, मींस नेक्स्ट लेवल पर, जब एक्चुअली जब मैथमेटिक्स में पूरी डीप में चले जाते हैं, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पर बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी को यूज करके, जो मेनली रिसर्च में यूज करते हैं. आपके लेवल पर उतना जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखोगे इस चीज को. ठीक है, ओके. नाउ, so if you have generalized coordinate, then obviously you have generalized velocity, because it will tell you about the dynamical system. ये किसके बारे में बात कर रहा है? डायनेमिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज दिस, इसे हम जरा देखने की कोशिश करते हैं, है ना. सो लेट अस ट्राई टू गो फॉर दिस generalized velocity. Generalized velocity. So if suppose qi is generalized coordinate, suppose qi is generalized coordinate, then qi dot is generalized velocity. And what is this qi dot? Qi dot is nothing but dqi upon dt. Qi dot is nothing but dqi upon dt. They are basically what? Generalized velocity. ठीक है? So suppose somehow in some problem or some situation you have generalized coordinate as a dimension of length, maybe as a dimension of length, then what will be generalized velocity? Then generalized velocity is dl upon dt. Then generalized velocity, sorry, dq upon dt, and this will be length per second. ठीक है? Similarly, suppose your generalized coordinate has dimension of momentum. Generalized coordinate किसका dimension है? Momentum का dimension है. Then your generalized velocity
is maybe dp upon dt, it may be dimension of force. तो एक आप ऐसा सिस्टम लिख सकते हो जिसमें आप मोमेंटम को कोऑर्डिनेट बोलोगे और फोर्स को क्या कहोगे, वेलोसिटी कहोगे। तो जनरलाइज हो गया ना, है कि नहीं। हम एक ऐसा सिस्टम, अब उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। अगर मोमेंटम को तुम अगर जैसे ये समझने की कोशिश करो, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह रहा हूं मोमेंटम को और जनरलाइज वेलोसिटी में कह रहा हूं फोर्स को, सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा दिखेगा। सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी समथिंग लाइक, हम क्या कहते हैं इन जनरल, अगर एक्स के टर्म में, अगर एक्स के टर्म में होता है तो क्या होता है, दैट विल बी एम सॉरी dp अपॉन dt, ऐसा ही लिखता है ना, dp अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स, यही लिखता है। सो m dx अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स। क्लियर है ये। नाउ अब dx अपॉन dt की जगह पर क्या लिखोगे, एंड दिस f इज नथिंग, दिस विल बी फंक्शन ऑफ q, यहां पर है, यही तो है। अब यहां पर इसको अगर आप चेंज करोगे तो कैसे लिखोगे, हाँ सॉरी dv अपॉन dt, दैट इज dv अपॉन dt, सॉरी दिस इज dv अपॉन, तो क्या हो जाएगा m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज एफ क्यू, ऐसा ही तो लिखते हो, है ना। नाउ अब q के जगह पर क्या आ जाएगा आपका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपने क्या माना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या माना है, p माना है, और यहां पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग। तो ये फोर्स पूरा का पूरा डायमेंशन इसका चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट को आप मोमेंटम से रिप्लेस कर दोगे तो ये वाला चीज तो कुछ अलग आ जाएगा ना। ये बेसिकली क्या होगा, व्हाट इज क्यू डॉट, तो ये हम लिख सकते हैं डी, सपोज ये हमने लिखा डी स्क्वायर क्यू, सो डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसा ही तो लिख सकते हैं, एम डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ क्यू, है ना। ठीक है। अब जनरलाइज वेलोसिटी यहां पर देखो क्या है, ये एफ है ना, और ये एफ किसका फंक्शन हो जाएगा, पी का फंक्शन हो जाएगा। तो आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, और आपकी दुनिया का वो फोर्स हो गया और वो आपका मोमेंटम हो गया, और आप वेलोसिटी अलग से आप बता सकते हो सारा चीज, है ना। सो दिस इज वेरी बिग थिंग ना, कि आप सारे चीज को आप, बस आपको ये देखना है कि कौन सा डायनेमिकल वेरिएबल है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस डायनेमिकल वेरिएबल को, तो आप उसे वेलोसिटी से ही कंपेयर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि, हो सकता है, लेकिन वो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, रेगुलेशन फॉलो करेंगे, जो हम आगे में बात देखेंगे। ऐसे इतना आसानी से नहीं है कि कोई भी पैरामीटर्स को ले लें, बट यस यू कैन डू ऑल दिस थिंग। सो नाउ similarly if you have suppose generalized coordinate as angular momentum, then what will be your generalized velocity, dl upon dt, that is nothing but torque. So जहां dv upon dt था वहां टॉर्क आ जाएगा, और जहां q था वहां एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और चीजें फिर आपको वैसे ही बात करने लगेगी। समझ रहे हो। सो इट्स अ, अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसका फायदा क्या होगा कि भाई डोंट वरी, यू हैव नथिंग to worry about, okay this is some particular thing, you can deal the thing mathematically very nicely, आप पूरी चीज को मैथमेटिकली बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है। so this is power of generalized coordinate and generalized velocity, but always you have to, if you are doing the mechanics, सपोज ये मैकेनिक्स नहीं होता, सिंपल मैथमेटिक्स होता, तो हम क्या देखते, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते, नंबर ऑफ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उतने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते। बट वी आर डूइंग मैकेनिक्स, सो इन अ मैकेनिक्स व्हाट वी आर डूइंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ independent motion, and so that number of generalized coordinates should be there.
एंड एवरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट विल टेल यू अबाउट द इंडिपेंडेंट मोशन यूनिकली। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो दीज आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। सो इन जनरल जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो। बिहेव कर रहा है और वेलोसिटी फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ना, फोर्स वेलोसिटी की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप जैसे x वर्सेस t प्लॉट करते हो, सॉरी मान लो x वर्सेस x डॉट प्लॉट किए, तो वहां हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, p वर्सेस f प्लॉट कर सकते हैं, है ना। वहां हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, l वर्सेस टॉर्क प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ये ब्यूटी है इसकी। तो इसी कारण इन सब के जगह पर क्या प्लॉट करते हैं, q प्लॉट कर देते हैं, q डॉट प्लॉट कर देते हैं। आगे आकर के देखोगे तो ये बेसिकली क्यू आई प्लॉट करेंगे और पी आई प्लॉट करेंगे। अब ये पी आई जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा वो मीटर पर सेकंड, मास मीटर पर सेकंड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इसको देख रहे हो। भाई जैसे बड़ा ही ये मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग थिंग है, और आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस पर, कि हम लोग उतना टाइम नहीं देते हैं, जस्ट निकल जाता चाहिए ये जरा सोचो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को की एनर्जी को हमने क्या लिखा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। उसी एनर्जी को प्लैंक ने कैसे एच कट ओमेगा लिखा होगा, सेम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओमेगा इज सेम, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, डोंट वरी। सो फ्रीक्वेंसी इज द अल्टीमेट पैरामीटर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन उसी एनर्जी को प्लैंक ने कुछ डिफरेंट ढंग में लिखा, उसी एनर्जी को आप कुछ डिफरेंट ढंग से लिख रहे हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो कैसे लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, तो उसके पीछे जनरलाइज कोऑर्डिनेट का ही रोल आता है, और उसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली हम न्यूटोनियन के उस मोटिव में नहीं फंस रहे हैं कि भाई हमेशा आप एक एक्स लो और एक्स डॉट लो, एक्स डबल डॉट लो। अब हमारी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, समझ रहे हो, हमारी रिक्वायरमेंट देखो, जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा ना। जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर सपोज करो जनरलाइज कोऑर्डिनेट x है, अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को x डॉट ले लूं और जनरलाइज वेलोसिटी x डबल डॉट हो जाए, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपलेस्ट मैं तुम्हें इसका फायदा बताता हूं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी का क्या होता है। ये आपके ऊपर है किसे आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हो, है ना। तो इसी का हम आगे जाकर के नॉन लीनियर डायनेमिक्स में यूज करते हैं। देखो वो प्रॉब्लम जो कि लीनियर है वो तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे बड़ी टफनेस क्या है, ये जरा बता सकते हो, किस प्रॉब्लम को तुम कंप्लीटली सॉल्व कर पाते हो, कैन यू एक्सप्लेन इट? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के पोटेंशियल को सॉल्व कर सकते हो, जिसके फोर्स लीनियर है एनालिटिकली, या फोर्स जीरो है या कांस्टेंट है। अब जैसे ही फोर्स नॉन लीनियर होना शुरू हो जाता है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिसको कॉपी पेन से सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स को किस लेवल पर समझना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई आपको क्या लग रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हर एक प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली कॉपी पेन पर सॉल्व कर लोगे? नहीं पॉसिबल है। जैसे सपोज करो हमारा पोटेंशियल क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। इसका भी शेप ऐसा ही है, इसका शेप ऐसा है, ठीक है। सो वी एक्स वर्सेज एक्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इससे जो फोर्स मिलेगा दैट इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और उससे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के एक्स। एग्रीड?
इसे आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया बड़े मजे में। अब सपोज करो मेरा पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर, फोर्स क्या आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, 1/4 कर दे रहा हूँ, सॉरी के एक्स टू द पावर 4 कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा के एक्स टू द पावर क्यूब माइनस साइन। इसे भी प्लॉट करोगे दैट विल ऑल्सो व्हाट पैराबोलिक काइंड ऑफ थिंग, है ना। लेकिन जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एम स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, इसे सॉल्व कर लोगे, नॉन लीनियर आ गया। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, और जब नॉन लीनियरिटी आ जाती है पिक्चर में देन टोटली मेश, टोटली मेश। सिंपल पेंडुलम तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, थीटा डबल डॉट या एम, ऐसा आप देखते हो ना, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो आता है। इसको सॉल्व कर लोगे, नॉन लीनियर इक्वेशन है ये। थीटा डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इतना खतरनाक इक्वेशन है ये। लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन पर सॉल्व करते हो, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन पर सॉल्व करते हो, वेयर साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। सो व्हाई वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ न्यू वेरिएबल्स, सो व्हाई वी नीड कि भाई चलो कुछ दूसरे ढंग से तो सॉल्व कर लें। अगर मैं यहीं पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट को डी थीटा अपॉन डी टी कह दूं तो शायद इसमें कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना। तो उस तरह से आप चीजों को इजिली देख पाओगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। सो हमें बेसिकली तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखने हैं, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं कैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, हाफ एन आवर तो आपकी क्लास चली गई। हाँ हाँ, डिफरेंशियल की थी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल गया। एनीवे वीडियो के भरोसे बैठे हो क्या। देखो मैं बता रहा हूँ, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेम काम को बार बार करना, जो कि दुनिया का सबसे बोरिंग काम भी है ना। ये बहुत टफ होता है, मैं सही बताता हूँ, इट्स अ वेरी टफ थिंग, मुझसे भी नहीं हो पाता है। तो वो मैं तुम्हें अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आगे का करो, समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। क्या होता है, दो पेज छोड़ दो, है ना, दो पेज हो गया। हाँ, वीडियो भी मिल जाएगा तो भी देख लेना, और फिर मैं अलग से बता भी दूंगा, ठीक है। सो होता यह है कि हम कोई चीज शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं तो फुल मोमेंटम से शुरू करते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की आदत ये होती है कि हमेशा नई चीज के खोज में रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो हम शुरू करते हैं उससे बिल्कुल आप, आपकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैन यू थिंक, इस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक लाइन से बच्चे को खड़ा किया गया है और एक सिंपल सी बात बच्चे को बोलने के लिए दिया गया है, और हर बच्चे को वो बात डिलीवर करनी है। आज आजकल बन गया है, बट वो एक एक्सपेरिमेंट है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है वो। तो जैसे पहले वाले बच्चे ने जो बताया उसमें कम एरर थी, दूसरे वाले ने जो बताया उसमें थोड़ा ज्यादा एरर थी, लास्ट वाले ने तो कुछ और बता दिया, है ना। सो ये बहुत ही टफ काम है कि सेम चीज को एवरीडे हम फुल इंटेंसिटी से करें। और जितने लेजेंड होते हैं, जितने भी लेजेंड हैं, उन सबका एक ही चीज तुम देखोगे,
कि सेम काम को वो रोज सेम इंटेंसिटी से करता है। मैं तुम्हें एक इंटरव्यू बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू था। एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। सो मैं क्रिकेट के इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा देखते रहता हूँ, एंड इन जनरल उसमें, और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि आपको लाइफ के लिए भी बहुत चीज सिखाता है। हिट विकेट होते हो, स्टंप हो जाते हो, रन आउट होते हो, जैसे लाइफ में भी होता है। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपका डेली लाइफ रूटीन क्या है, शुरुआत कैसे करते हो सुबह से, अर्ली मॉर्निंग। तो सचिन ने कहा कि मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, फर्स्ट जॉगिंग शुरू करने के बाद, एवरी डे मैं 500 बॉल खेलता हूं, तभी मैं कुछ और करता हूं। एवरी डे 500 बॉल आई प्ले, देन आई विल स्टार्ट माई अदर थिंग। तो उससे पूछा कि भाई आप सुबह उठते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो और आपका कुछ न्यूज आया होगा, थोड़ा व्हाट्सएप देख लें, थोड़ा फेसबुक देख लें, ऐसा कुछ करें? देन सचिन टोल्ड कि अगर मैं ये 500 बॉल खेलना बंद कर दूंगा तो कभी मेरा न्यूज नहीं आएगा। मेरा न्यूज इसलिए आता है बिकॉज आई एवरी डे प्ले दिस 500 बॉल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सेम काम को रोज करो, भले वो कितना भी बोरिंग हो। इसी को परसिवरेंस कहते हैं, ठीक है। और वो सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जितने भी लेजेंड देखोगे, जितने भी बड़े लोग देखोगे, वो सेम काम को रोज करते हैं। अगर 5 काम है तो पांचों रोज करते हैं, और दूसरा तलाश में रहता है कि छठा भी कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करें या ना करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक बार और एक स्टोरी बताता हूं मैं, सिंपल सा, कि जिस समय सचिन तेंदुलकर और एक पाकिस्तान का प्लेयर हुआ करते थे, सईद अनवर, है ना, दोनों ही बहुत ही मार्वलस प्लेयर थे, अल्टीमेट मार्वलस प्लेयर। और उस समय क्या था, दोनों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चलती थी कि एक मैच में उसकी शतक ज्यादा हो जाती थी, एक मैच में इसकी शतक ज्यादा हो जाती। उस समय हम लोग बिल्कुल यंग थे, ठीक है। तो वो कहानी चलती रहती थी। तो फिर सईद अनवर ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं रोज 8 घंटा प्रैक्टिस करता तो मैं सचिन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंचुरी मार देता, मैं तो उतना प्रैक्टिस ही नहीं करता। उसने कहा ये दिखाने के लिए कि सचिन ओवर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके मुझसे 1-2 शतक आ गए। तो वसीम अकरम वाज अनदर लेजेंड। उसने उससे कहा तुम्हें प्रैक्टिस करने से रोका किसने? तेरे पास भी बैट है, तेरे पास भी बॉल है, तू भी अपने कंट्री में रहता है, अपने कंट्री का बेस्ट है, तुझे रोका किसने? यानी कि तुम उस प्रैक्टिस की वैल्यू नहीं दे रहे हो, इसलिए कारण तुम नहीं कर रहे हो। सचिन उस प्रैक्टिस की वैल्यू दे रहा है, उसके कारण कर रहा है। डू यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट इंटरव्यू? आफ्टर दैट इंटरव्यू Saeed Anwar will make 2 and 3 century and he retired. And after then, Sachin make lot of centuries. I think more than double of Sachin, Saeed Anwar. तो एक लेवल पर दोनों बराबर थे, बट सेम काम को रोज करना, सेम काम को रोज करना, सेम काम को रोज करना, परसेवरेंस, एवरीथिंग, बिना थके हुए काम करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हम लोग के लिए भी लागू होता है। जितने अच्छे स्टूडेंट को देखोगे, अच्छे स्टूडेंट तो सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं। सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल में क्या होता है? जो सक्सेसफुल होता है वो कंटिन्यूअस, अगर आज 10 क्वेश्चन किया तो कल भी 10 करेगा, फिर 11 करेगा, फिर 10, 11, 12 करता रहेगा, करता रहेगा। इन जनरल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज कुछ भी नहीं किया, कल कुछ भी नहीं किया, एंड आफ्टर 1 महीना बाद 50 क्वेश्चन लगा दिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो ये चीज से बचना है ना। और ये मेरा पर्सनल भी कहता है कि भाई, मतलब आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी, है ना। चलो आगे बढ़ता है। ये सारे छोटे छोटे मोटिवेशन लेक्चर्स देता रहूंगा ताकि आप सक्सेस हो पाओ, क्योंकि ये मुझे भी काफी मोटिवेट करता है ना। डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट लोगों की कहानियां मुझे भी मोटिवेट करता है। तो मच बेटर है कि मैं आपको भी बताऊं। आपको भी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मुझे जरूर बताओ, है ना।
चलो, सो हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज बेसिकली क्यू आई एंड जनरलाइज वेलोसिटी इज क्यू आई डॉट, है ना। सो वी विल जस्ट ट्राई टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, है ना। सो फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, so this is your Cartesian coordinate, है ना। so Cartesian coordinate is one of the wonderful coordinate system जिसके बेसिस पे बाकी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। so what is your Cartesian coordinate? you have x y z, agreed? this is x y z and this is your 0 0 coordinate. you have any point in a space, you have any point in a space, so that value is x y z at particular point of time t, ठीक है। so what is my generalized coordinate if system is free right now? so I have three generalized coordinate. q1 is equal to x, q2 is equal to y, q3 is equal to z, and they have dimension of length, and they have dimension of length. And the most important part of and most beautiful part of this generalized coordinate is that every generalized coordinate have same dimension. x का भी डायमेंशन वही है जो y का डायमेंशन है, जो z का डायमेंशन है। सो आप अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चीजों को डायमेंशन को लेकर के, चीजों को सिमेट्री को लेकर के। इन जनरल दिस टाइप ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल टेल यू अबाउट द लीनियर मोशन। कैसे मोशन के बारे में बात करेगा? लीनियर मोशन के बारे में बात करेगा। सो दिस विल टेल यू थ्री independent linear motion, three independent linear motion. And I am much more interested into dynamics, so why velocity is always there. So why velocity is always there. So what will be velocity? So velocity is basically generalized velocity. And what will be that generalized velocity? q1 dot, this is your generalized velocity, क्योंकि हमने डिफाइन करा है qi is if your generalized coordinate, then generalized velocity is qi dot. So what is q1 dot? dx upon dt. What is q2 dot? dy upon dt. What is q3 dot? dz upon dt. ठीक है? So this is your generalized velocity. You can write this x dot, y dot, z dot. डायमेंशन तीनों की क्या है? सेम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज अ ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा आप नहीं देख पाओगे। यहां पर जनरलाइज वेलोसिटी के क्या है? मीटर पर सेकेंड। दिस विल टेल यू मीटर पर सेकेंड, दिस विल टेल यू मीटर per second. What is meaning of that? It will just tell you all about the linear velocity. Linear velocity, change in distance per unit time. This is all about this thing. And now we have to define the kinetic energy, which is most important thing to learn the Lagrangian. Kinetic energy को आप कैसे लिखते हो? What is kinetic energy? Half mv square. Tell me in a term of vector. Every scalar quantity can be also represented in term of vector. The kinetic energy is half m b dot b. Actually आगे जाकर के इंजीनियरिंग में जो लोग यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत ही शानदार यूज करते हैं। दैट इज हाफ p डॉट b.
एक बार गेट के एग्जाम में भी आया था। दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाफ पी डॉट पी, है ना। अगर आप इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, है ना, तो टाइम के साथ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे देन व्हाट यू हैव, हाफ dp अपॉन dt डॉट v प्लस हाफ p डॉट dv अपॉन dt, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ फोर्स dot velocity. This is nothing but the average of force dot velocity plus momentum dot acceleration, है ना। This is your dt upon dt and this is nothing but the power. आप अगर पावर निकालना चाहते हो किसी भी सिस्टम, और इस पर प्रॉब्लम आया हुआ है, यू विल नॉट बिलीव इट। दिस इज योर पावर ड्यू टू, मैं फ्री पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो उससे आप इतना पावर निकाल सकते हो, है ना। तो अगर फ्री पार्टिकल होगा तो आपका dt ओनली यू विल कंट्रीब्यूट समथिंग लाइक, फ्री पार्टिकल नहीं, बेसिकली यू हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी के टर्म से पावर देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से भी चीजें निकल करके आएगी। बट दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन टर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज वैल्यू। क्या कह सकते हो, p डॉट ए को कैसे, m को यहां लेगा करके, नो नो नो, प्लीज इसको आप समझने की कोशिश करो, दिस इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। यहां पर यह कहानी हो रही है कि कई बार पावर जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण, और दूसरा पावर जो होगा वो वर्क डन के कारण होगा। ओके, सो दिस इज पावर ड्यू टू योर change in kinetic energy and this is power, sorry, this is power due to work done and this is power due to change in kinetic energy। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई कन्वेयर बेल्ट है और ऊपर से तुम सैंड को रख रहे हो, ठीक है, तो सैंड के कारण जो पावर आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण पावर आया, और उसे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो सैंड फिसल रहा है तो वो पावर किसके कारण आएगा, दैट पावर इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह के सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं। इन जनरल अगर ऐसा नहीं है तब तो आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट यहां पर दोनों की कहानी हो रही है। सपोज एक बेल्ट चल रहा है, उसके ऊपर से आपने सैंड गिराना शुरू किया, ठीक है, सैंड के काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, अब जैसे ही बेल्ट पर आ रहा है तो बेल्ट के फ्रिक्शन के कारण भी तो पावर होगा, वो वाला पावर भी आपके अंदर इसमें इंक्लूड हो जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखोगे एंड दिस हाफ साइन विल टेल यू ऑल अबाउट द एवरेज ऑफ दिस थिंग, और इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आई विल गिव यू वन और टू प्रॉब्लम जिसमें दोनों का यूज होता है, ठीक है, और ये फॉर्चुनेटली जैम के एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो खैर ये तो मैं एक्स्ट्रा चला गया, बट व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ p डॉट v। नाउ so if we are just talking about, yeah, half mv dot v, and this will be nothing but you can write half m x dot square y dot square z dot square, ठीक है। so this is half m x dot square plus y dot square and z dot square, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। okay, so let's go for uh and obviously these three will tell you that all about linear velocity, तीनों का तीनों कैसा है, linear velocity है, और इंडिपेंडेंट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट मोशन के बारे में बात कर रहा है। जिस मोशन के बारे में एक्स डॉट बात कर रहा है उस मोशन के बारे में वाई डॉट बात नहीं कर रहा है, उसी मोशन के बारे में जेड डॉट बात नहीं कर रहा है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली। ये बहुत ही ट्रिवियल एग्जाम्पल है, बट आप ट्रिवियल एग्जाम्पल से ही अपने डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम
दैट इज व्हाट, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है। So let's go for circular polar coordinate system. सर्कुलर पोलर मीन्स मोशन प्लेन पे है और वहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मोशन इज इन प्लेन और हम वहां सिंपली बात कर रहे हैं। सो अगेन यू हैव टू फर्स्ट मेक x and y. Again you have to first make what, x and y. You have some origin and we are just talking about motion in a plane. So circular motion polar का मतलब कहां पर है, motion is in plane. मोशन कहां पर है, प्लेन पे है, ठीक है। मोशन इज इन प्लेन, सर्कुलर पोलर, ठीक है। नाउ देयर इज अ पॉइंट, द सेम पॉइंट इन x and y for the circular polar, for the Cartesian coordinate, but the same point in circular polar we have generalized coordinate r and theta. We have generalized coordinate what, r and theta, ठीक है। Now you have to define what is your r and what is your theta, ठीक है। Now the distance from origin to point is r. Distance, the distance from origin, और किस प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। So distance from origin to that point in एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसी को अगला हमें किस में ले जाना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ले जाना है, तो एग्जैक्टली सेम सिमेट्री वहां भी फॉलो करेगा। नाउ व्हाट इज योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नाउ, r and theta. So this distance is r and this angle is theta, ठीक है, this angle is theta. Now अब आप जरा देखो, new generalized coordinate is q1 and that is r, and what is dimension of this, length. r का dimension क्या है, length का dimension है, that is dimension of length, clear है। and second generalized coordinate is q2, that is theta. What is dimension, रेडियन, डायमेंशनलेस एक तरह से है कि नहीं। रेडियन मींस सम एंगल, एंगल इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द लाइंस, सो दिस इज व्हाट, रेशियो इज इन जनरल व्हाट, डायमेंशनलेस, है ना। सो आप रेडियन कह सकते हो बट दिस इज नॉट अ डायमेंशन, डायमेंशन MLT के टर्म में हम बता सकते हैं। सो दिस इज डायमेंशन। नाउ यू कैन सी दिस इज एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हर एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और व्हाट विल बी योर जनरलाइज्ड वेलोसिटी, q1 डॉट, ये क्या हो जाएगा, r डॉट। व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन, लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल टेल यू अगेन द लीनियर मोशन, मीटर पर सेकेंड मींस व्हाट, लीनियर मोशन। सो r डॉट किस चीज के बारे में बात करेगा, लीनियर मोशन इन डायरेक्शन अलोंग r कैप। इसको हम अलग से r कैप थीटा कैप के बारे में बात करेंगे जब सेंट्रल फोर्स में जाएंगे, तो अभी मैं उसको लेकर के नहीं आ रहा हूं, ठीक है। सो एंड व्हाट अबाउट थीटा डॉट, व्हाट इज q2 डॉट, q2 डॉट इज थीटा डॉट एंड दिस विल बी 1 अपॉन टाइम। देखो इसे भी वेलोसिटी कह रहे हैं, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, चेंज है, 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, दिस इज सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कहां होता है, जहां चीजें पीरियोडिक होती है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है ना। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि चीजें पीरियोडिक हो रही, बार बार रिपीट कर रही है,
रिपीट कैसे करेगी? जैसे ही 2 पाई घूमोगे तो रिपीट कर जाएगी, सेम पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, है ना? कोई ब्रांच कट तो नहीं मिल रहा है कि रिपीट करने के बाद दूसरा पॉइंट मिल जाए। यू हैव विल गेट व्हाट? एग्जैक्टली सेम पॉइंट, यूनिक पॉइंट मिल रहा है। सो दिस इज योर थिंग। नाउ वी हैव टू राइट द काइनेटिक एनर्जी, है ना? एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय सिंपली हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। z की वैल्यू 0 है बिकॉज दिस इज द मोशन इज इन प्लेन, द मोशन इज इन प्लेन। सो आई हैव टू राइट x एज, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी r और थीटा के टर्म में लिखूं, क्योंकि यही तो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं काइनेटिक एनर्जी हाफ r डॉट स्क्वायर हाफ थीटा डॉट स्क्वायर, ऐसे लिख दूं क्या? नहीं लिख सकते, है ना? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये ज्योमेट्री को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट है लेकिन हमें प्रॉपर ज्योमेट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी सिंपल थिंग, सो व्हाई यू कैन यूज द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज यहां पर आपको जैकोबियन का यूज करना पड़ता। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो दिखाई दे रहा है आप बहुत इजीली कर रहे हो। जैसे ही आप हैमिल्टोनियन में जाओगे तो आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री को आपको प्रिजर्व करके रखना है, इसी कारण। ठीक है, सो यहां तो इजिली कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन इजिली सॉल्व इट। यहाँ कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें नहीं है, बट इनडायरेक्टली देयर इज जैकोबियन। ठीक है, इनडायरेक्टली देयर इज जैकोबियन, बताता हूं कैसे। एनीवे एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो? आर कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा। व्हाट इज योर dx अपॉन dt? x dot, and that value is equal to r dot cos theta plus r minus sin theta theta dot, minus sin theta theta dot। ठीक है ना? ओके, एंड व्हाट अबाउट y dot? y dot is equal to r dot sin theta, very good, r dot sin theta plus r cos theta theta dot। भाई यहाँ जनरलाइज वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज जनरलाइज वेलोसिटी? r डॉट और थीटा डॉट, एग्रीड? जनरलाइज वेलोसिटी r डॉट और थीटा डॉट है। नाउ लुक एट हियर, हमें क्या निकालना है? x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, हमें ये निकालना है। सो व्हाट विल हैपन? आई कैन से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक है, सो दिस इज योर जनरलाइज वेलोसिटी, है ना? दिस इज योर जनरलाइज वेलोसिटी, x डॉट y डॉट। सो x डॉट स्क्वायर देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, x डॉट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y डॉट स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd। ठीक है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ऐड करोगे क्या मिलेगा? r डॉट स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को ऐड करोगे क्या मिलेगा? r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है ये? समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? भाई इसको होल स्क्वायर करोगे, इसको होल स्क्वायर, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सो यू हैव 2ab एंड 2cd, है ना? 2ab एंड 2cd, बट 2ab के क्या है? नेगेटिव साइन है, और 2cd में पॉजिटिव साइन है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। सो क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। सो आपके पास क्या बचेगा? ओनली 1/2 m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आप फिर से देखो, r डॉट का डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड। r थीटा डॉट का डायमेंशन क्या है?
मीटर पर सेकेंड। आर थीटा डॉट का भी डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आर थीटा डॉट आपका जनरलाइज वेलोसिटी है क्या? जनरलाइज वेलोसिटी यहां क्या है आपका? थीटा डॉट है, ठीक है। लेकिन आर थीटा डॉट क्या है आपका? लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पर। मीटर पर सेकेंड ही तो है ये भी, और ये भी मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जनरलाइज वेलोसिटी क्या है? आर डॉट एंड थीटा डॉट। जनरलाइज वेलोसिटी इज योर आर डॉट एंड थीटा डॉट। यहां पर इसे हम रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। यस, यही तो है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन, ठीक है। सो जनरलाइज जो है, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर है ये? ओके, सो दिस इज योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशन प्लेन। ठीक है, एक क्वेश्चन करें? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना? सो लुक एट हियर, डबल पेंडुलम। अरे एक बार मोहित बोलना तो, मार्कर लेके देखिए वहां से। इन दोनों में भर दो यार, है उधर, इसको हटा दो ना। ठीक, ओके। सो वी हैव अ सिंपल पेंडुलम, सॉरी, वी हैव बेसिकली डबल पेंडुलम। थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वी हैव डबल पेंडुलम, लेंथ ऑफ दिस वन इज L1, लेंथ ऑफ दिस वन इज L2, ठीक है। its mass is m1, its mass is m2, ठीक है। and you have only two parameters are given, theta 1 with the vertical and theta 2 with the vertical, ठीक है। what you have to do, you have to write kinetic energy of a system। ये जस्ट में भी आ चुका है, आपके नेट पे भी आ चुका है। तो अभी मैं कोई लैग्रेंजियन वगैरह नहीं कर रहा हूं। यू हैव टू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इफ, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, if write the kinetic energy of a system if theta 1 and theta 2 are the generalized coordinate। if theta 1 and theta 2 are the generalized coordinate and motion is confined into plane। मोशन कहां पर कन्फाइन है? प्लेन पे कन्फाइन है। if motion of if motion of m1 and m2 are confined into plane। कैसा प्लेन है? xy प्लेन है, xy वर्टिकल प्लेन है। these are confined into xy vertical plane। so take your time, 1 मिनट का टाइम लो। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे, द मोशन इज कन्फाइंड इनटू प्लेन मींस x1 y1 z1, इसे मैं फ्री कर दूं तो ले लूं, दिस इज x2 y2 z2, फ्री कर दूं तो ले लूं, ठीक है। नाउ देखो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट क्यों लेना है, why you need to take polar coordinate and why theta 1 and theta 2 are generalized coordinate, ठीक है।
बिकॉज दिस विल टेल यू टू यूनिक मोशन इंडिपेंडेंटली, है ना। टू इंडिपेंडेंट मोशन को यूनिकली बताया गया थीटा वन थीटा टू, कैसे वो देखते हैं। सो यू कैन जस्ट टेल z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यू कैन जस्ट गो फॉर z2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस डिस्टेंस इज फिक्स। m1 और 0 0 के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। सो m1 और 0 0 का डिस्टेंस फिक्स है। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, सॉरी L1, नहीं नहीं नहीं, वो कहां फिक्स है। दिस डिस्टेंस, ये तो उल्टा भी जा सकता है भाई। एंड दिस, अब यहां पर देखो सिमेट्री, ये देखो इधर सिमेट्री देखो इसको, यहां से ही आपको पता चल रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर। व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जब इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि एक r होगा एक थीटा होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस तो फिक्स है, तो यहां पर आप वर्टिकल के साथ थीटा ले रहे हो। किसके साथ थीटा ले रहे हो? वर्टिकल के साथ थीटा ले रहे हो। कहां से पता चला कि हमें थीटा एंगल लेना चाहिए? फ्रॉम दिस सिमेट्री। एग्रीड। अब दूसरे वाले का देखो कहानी, दूसरे वाले का कहानी क्या है? दिस डिस्टेंस इज फिक्स। कौन सा डिस्टेंस फिक्स है? दिस डिस्टेंस इज फिक्स। सो क्या लिखोगे आप? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर is equal to L2 square. And now you can see, if you will see x2 and y2, then what you will see? आप यहां x2 और y2 को अगर देखोगे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो, ये दोनों x2 और y2 को देख रहे हो तो ये दोनों कोऑर्डिनेट भी एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। इफ दिस इज योर सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में सर्कल में नहीं मूव कर रहा है, इट इज मूविंग सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर। तो यहां पर एक और सर्कुलर पोलर का आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो, जिसकी रेडियस फिक्स है और लेंथ क्या है? थीटा 2, ठीक है। सो नाउ हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहां देखो गरिमा, हमने ये आइडेंटिफाई किया, अगर मैं नहीं भी देता थीटा 1 और थीटा 2, देन यू शुड आइडेंटिफाई दैट थीटा 1 and theta 2 is the suitable thing, is the generalized coordinate. Why? Because it is going into this symmetry. मैंने यहीं से थीटा 2 क्यों नहीं लिया? ये भी तो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर आपने यहां से थीटा 1 लिया और यहीं से आपने थीटा 2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज दिस इज मूविंग इन अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर। तो सर्कुलर पोलर की सिमेट्री तो वहीं के अबाउट है। क्लियर हो रहा है ये चीज कि आप आर्बिट्रली नहीं कर सकते हो सारे चीज। और देखो सारा चीज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ही बता रहा है आपको, किसके अबाउट थीटा लेना है, किसके अबाउट सर्कल हो रहा है, ये सारा आपको यही बता रहा है ना। और x और y आपने ओरिजिन के अबाउट लिया है, तो सारा चीज को आपको उस अनुसार चेंज करना पड़ेगा। सो अगर ये भी मोशन इन प्लेन है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर। नहीं होगा फिक्स, ये पेंडुलम ऐसा ऐसा उल्टा नहीं आ जाएगा, नहीं हो सकता क्या? तो ठीक है ना, कभी फिक्स नहीं होगा ये, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां से देखो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हम चलते हैं। दिस डिस्टेंस इज x1, है ना, दिस डिस्टेंस इज y1, दिस डिस्टेंस इज x2, दिस डिस्टेंस इज y2। अब आप ज्योमेट्री का यूज कर लो, क्योंकि सारा खेल किसका होगा? अंत में ज्योमेट्री आएगा क्लास 8, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। आपने एक बार सिमेट्री देख ली, उसके बाद तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? ज्योमेट्री करेगा। सो ज्योमेट्री का हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और उसे हम करते हैं। ये 5 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, है ना, जेस्ट में भी आया था और नेट में भी आ चुका है। सो आई कैन राइट x1 इज इक्वल टू
L1 साइन थीटा 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ दिया हुआ है ना। x y1 इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1। ठीक है, व्हाट इज योर x1 डॉट? L1 cos थीटा 1 डॉट। व्हाट इज योर y1 डॉट? माइनस L1 साइन थीटा 1 डॉट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा 1 थीटा 2। जनरलाइज वेलोसिटी क्या है? थीटा 1 थीटा 2। दिस इज योर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अभी हमें दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। यहां पर x2 को क्या लिख दें भाई? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। देखो नवीन, x2 ये पूरा डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2। ठीक है, सिमिलरली y2 क्या है? पहले x2 डॉट कर लेता हूं, है ना, यही अच्छा रहेगा। x2 डॉट इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1 डॉट प्लस L2 cos थीटा 2 डॉट। फिर उसी तरह से y2 लिख दें L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। y2 डॉट इज इक्वल टू माइनस L1 साइन थीटा 1 डॉट, सॉरी साइन थीटा 1 डॉट माइनस L2 साइन थीटा 2 डॉट। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर y2 डॉट। अब सारा चीज को लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो आराम से पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करना है। चलो, हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, सो देखो, सो t इज इक्वल टू हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाले में थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। फिर से देख लो, ये मेरा बड़ा फेवरेट ट्रिक है। जहां कॉस और साइन हो ना, आराम से कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा ही साथ में। ठीक है, जैसे ए बी सी और डी। पूरा लिखना नहीं है, पूरा नहीं लिखना है। हाथ कॉपी नीचे रखो, कॉपी नीचे रखो, एक साथ आंसर करेंगे। ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया? ठीक है, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd या माइनस 2cd प्लस 2cd। दिमाग में कैलकुलेट कर लिया? वेरी गुड। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की सिमेट्री बैठेगी। क्यों बैठेगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। लिखो, पेज भी तो बचाना है, दिमाग को खर्च करना है। ठीक है, मिनिमम पेन चलाओ, मैक्सिमम दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो दूसरा। दूसरा सिमेट्री क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हो रहा है। L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर। अब यहां कैंसिल नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि उसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। ठीक है, सो क्या कॉमन आ रहा है दोनों तरफ? 2 भी आएगा कॉमन, है ना, 2ab और 2cd। सो 2ab का क्या कॉमन आएगा? L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट 2, ये कॉमन आएगा। सो यहां मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा लंबा होगा, 2 L1 L2 थीटा 1 डॉट
थीटा टू डॉट, इतना तो कॉमन आएगा। और अंदर वाला पार्ट में क्या आएगा? वेरी गुड, ए बी का कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या आएगा? साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट का फॉर्मूला? इसे क्या लिखते हैं? कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, है ना। तो इस पूरे चीज को आप लिख सकते हो कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, सिंपल, ठीक है। तो देख रहे हो इक्वेशन। अब फिर से मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है? आपने अगर फीलिंग लिया है तो, जो आपको सारा चीज बता रहा है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट को ही तो देखकर लगा कि यहां से थीटा वन थीटा टू ले लें, क्योंकि एक सर्कुलर सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है। एग्रीड? नहीं तो भाई यहां से क्यों नहीं लिया थीटा वन? ये कोई मतलब थोड़ी है, अब वहां से भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लेंगे, बेवकूफ थोड़ी है। सिमेट्री हमारा बता रहा है कि इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये बता रहा है इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन, टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक साथ लेकर के आए, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या थीटा वन और थीटा टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं? पहले दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या x1 y1 x2 y2 को जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं? नो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा दो है, और हमने कितने डायनेमिकल वेरिएबल यूज किए हैं? फोर डायनेमिकल वेरिएबल यूज किए हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली नॉट अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इज दैट थीटा वन एंड थीटा टू आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? यस। क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है तो दो वेरिएबल है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा भाई। दिस शुड डिफाइन द इंडिपेंडेंट मोशन यूनिकली। क्या डिफाइन कर रहा है दो इंडिपेंडेंट मोशन को? थीटा वन किसके मोशन को? आप देखो, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, क्लासिकल मैकेनिक्स में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका भाई। इंडिपेंडेंट मोशन मींस एक को रोककर दूसरे का मोशन देख सकते हैं। यस, सो यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो पहले को रोककर क्या दूसरे का मोशन देख सकते हैं? थीटा टू इंडिपेंडेंट, तो थीटा टू यूनिकली एम टू के मोशन के बारे में बात कर रहा है ना। अब पहले को रोक दूसरे को रोककर पहले का मोशन भी देख सकते हैं, नहीं? ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं इसका मोशन, है ना। देख सकते हैं। सो वाई थीटा वन थीटा टू आर देयर, ठीक है। लेकिन पूरी की पूरी कहानी में जो टफनेस लेवल कहां पर है? अगर मैं कहूं इस पूरी की पूरी कहानी में तुम्हारे कौन सा ऐसा चीज लगता है जिसे देख के तुम्हें डर लगना चाहिए? नहीं, ट्रांसफॉर्मर तो मैथमेटिक्स है, ये तो क्लास 8 है। कपल टर्म, वेरी गुड वेरी गुड। भाई जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे आगे जाकर के, जब हम लैग्रेंजियन लिखेंगे, तो ये जो टर्म एक साथ आ गया है ना, दिस इज हैवॉक। ये आपकी लाइफ को हिला करके रख देगा, क्योंकि जब थीटा वन के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो थीटा टू आ जाएगा उसके साथ, और थीटा टू के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो थीटा वन आ जाएगा, और वेरिएबल और सेपरेबल करना मुश्किल हो जाएगा। सो कपल्ड इक्वेशन आ जाता है। सो व्हाई इट्स मोशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम स्मॉल ऑसिलेशन में जाएंगे तो, ठीक है। अब ये बताओ कैसे तुम पहचानो, इसी प्रॉब्लम से मैं सारा चीज क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे लिए, कैसे पहचानोगे कि कोई टर्म काइनेटिक एनर्जी का टर्म है और कोई टर्म पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है? काइनेटिक एनर्जी का टर्म को कैसे पहचानोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज लिव इट
बाकी सारे टर्म को हम पोटेंशियल एनर्जी कर देते हैं. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट दिस टर्म इज टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नो, m is equal to 1. मास है ही नहीं, मास ऐसा कुछ नहीं. मान लो मैथमेटिकली मैंने ऐसे दिया, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस इज काइनेटिक एनर्जी टर्म? Very good. Your dimension of kinetic energy is always dimension of generalized velocity square. यही मैकेनिक्स की काइनेटिक एनर्जी है. अब मैथमेटिक्स की काइनेटिक एनर्जी आप कुछ भी बना सकते हो, बट मैकेनिक्स में जो हम कर रहे हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली जनरलाइज्ड वेलोसिटी स्क्वायर. किसका है? क्यू आई डॉट स्क्वायर का टर्म, क्यू आई डॉट स्क्वायर का टर्म, क्यू आई डॉट स्क्वायर का टर्म, क्यू जे डॉट स्क्वायर का टर्म. लेकिन ये भी काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है? क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट, है ना? तो डायमेंशन तो सेम है. एग्रीड? और अगर आप पूरे का डायमेंशन देखोगे, एल थीटा डॉट का सेम डायमेंशन है, मीटर पर सेकेंड. एल थीटा वन डॉट, एल वन थीटा वन डॉट सेम डायमेंशन. L2 theta 2 dot same dimension. L1 theta 1 dot, L2 theta 2 dot same dimension. और सब v स्क्वायर का डायमेंशन है, देख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन है. सो ब्यूटीफुल पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी ले लो, लेकिन जब, सॉरी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो आप कुछ भी ले लो, वॉट एवर भी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज देयर, बट व्हाट यू विल डू, you will, when you are going to analyze the kinetic energy, then you have always half mv square. Means you have always half m meter per second square का डायमेंशन मिलेगा. क्लियर है ये? ऑलवेज. एक और प्रॉब्लम करें? मजा आ रहा है? ऐसा कभी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े थे? शुरुआत के 5 दिन के बाद मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. आप सारे प्रॉब्लम खुद करने, क्योंकि डेफिनेशन ही लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो करेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है, तो कहां से सॉल्व करोगे भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट में रिलेशनशिप ही नहीं पता है, तो क्या करोगे? लिख लिख करके नोट्स बनाने से थोड़ी होगा. एग्रीड? चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं सेम चीज पर. एंड ये सब प्रॉब्लम में हम जो टाइम लगा रहे हैं, इसका फायदा हमें आगे होगा, कि आगे हम बहुत फास्ट कर पाएंगे. जैसे लैग्रेंजियन लिखेंगे तो फटाक से काइनेटिक एनर्जी 2 मिनट में लिख लोगे, पोटेंशियल एनर्जी 2 मिनट में लिख लोगे. फिर हमें एनालिसिस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या कंजर्व है, क्या नहीं कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं. फिर हम वहां पर उसकी बात करेंगे. वहां हम अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखने में थोड़ी लगाएंगे, वो तो हमारे लिए केक वॉक होना चाहिए. तो अभी तक हमने क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू नहीं किया है, ठीक है? जिस दिन हम क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू करेंगे, उसमें सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे बैठ करके, कैलकुलेशन के लिए थोड़ी बैठे हैं. ठीक है? ओके. सो कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था, मूविंग पेंडुलम किया था ना. सो मूविंग पेंडुलम का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ठीक है? सो सिंपल पेंडुलम का तो आसान है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? सो दिस इज मास m1 and this is mass m2 and length l. So m1 is constrained to move in x-axis, ठीक है? और m2 is constrained to move in xy plane, ठीक है? So we have to write the kinetic energy of a system, ठीक है? So और by the way, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ही लेना देना है, नथिंग टू डू विद द पोटेंशियल एनर्जी.
ठीक है, हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 2 हो और पोटेंशियल एनर्जी में हमने एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज किया, इट मे बी पॉसिबल, बट इफ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, then in the kinetic energy you have to use both the generalized coordinate, क्योंकि मोशन के बारे में पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बताएगा, कौन बताता है उसको? काइनेटिक एनर्जी बताएगा। डायनेमिक्स के बारे में, मोशन के बारे में, इंडिपेंडेंट मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी बात करेगा ना, ठीक है। चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। सो मैं आपको वेरिएबल एक x दे रहा हूं और दूसरा क्या दे दूं? थीटा। x और थीटा के टर्म में हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, ठीक है। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। फिर से क्वेश्चन ऑफ कंस्टेंट लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया? x, इसको जितनी बार लिखो उतना अच्छा है ना। x2 y2 z2, देखो y1 इज इक्वल टू 0, z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? z2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस डिस्टेंस इज फिक्स, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। किस चीज की सिमेट्री दे रहा है? सर्कल की। सेंटर किसके अबाउट है? x1 0 के अबाउट है, मींस इसी कारण तो इसके अबाउट ले लिया थीटा, नहीं तो कोई और एंगल के, भाई ओरिजिन यहां लिया है लेकिन थीटा आप यहां से ले रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें m2 के मोशन के बारे में पता चल रहा है कि m2 का मोशन अगर मैं यहां बैठकर देख रहा हूं तो वो कैसा नजर आ रहा है? सर्कुलर नजर आ रहा है। तो सर्कुलर पोलर सिमेट्री पे सेंटर से ही तो लेना पड़ेगा r और थीटा, ठीक है। चलो, सो भाई इसका मोशन तो 1 डायमेंशन में है तो इसके लिए तो कुछ नहीं करना, ठीक है। सो मैंने लिखा हाफ m1 x डॉट स्क्वायर, इसे लिख दे, ये काइनेटिक एनर्जी। इसका मोशन तो प्लेन में है ना, 2 डायमेंशन में है, तो हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर। लेकिन क्या मैं x1, सॉरी इसको x1 कर देना, दिस इज x1, ठीक है, दिस इज x1, ठीक है। नाउ क्या ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सही है? नो no. क्यों नहीं सही है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और आप कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज किए हो? 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज किए हो, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन बेस्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली एक्स एंड थीटा। क्यों एक्स एंड थीटा होगा? क्योंकि ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट में बेस्ट डिफाइन करेगा, क्योंकि ये सर्कुलर पोलर का सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, यू कैन जस्ट इजिली राइट, ये हमारा डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? x2, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज x2, so I can write x2 is equal to x1 plus l sin theta, this distance, है ना। and what is y2? l cos theta, क्लियर है ये? चलो, x2 डॉट x1 डॉट प्लस l1 sin theta theta 1 डॉट, ठीक है, सॉरी l है, ओके, y2 डॉट इज इक्वल टू माइनस l, सॉरी ये क्या कर दिया, यहाँ cos थीटा होगा ना, दिस विल बी cos theta and here is sin theta theta 1 dot, theta 1 dot, ठीक है, थीटा, ओके, थीटा थीटा नॉट थीटा 1, थीटा, ठीक है, ओके, क्लियर है ये? चलो, सो यहाँ पर जरा पुट कीजिए तो वैल्यू, इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, हमें इसी में सारा चेंज करना है। हाफ m1
x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। फिर से कर लें इसे, a b c, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस सी स्क्वायर, यही तो होगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? तो पहले तो ए स्क्वायर तो है एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस क्रॉस टर्म भी होगा, 2ab भी होगा, है ना। ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर x1 है, लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहाँ एक्स लिखा है, तो ठीक है, हाँ, अच्छा x1 सॉरी सॉरी, दिस इज x1, ठीक है ना। सो दिस इज x1 डॉट स्क्वायर, क्लियर है ये। अब क्रॉस टर्म मिल रहा है ना, क्रॉस टर्म मिल रहा है तो क्या होगा, 2 क्या आएगा, x1 डॉट l थीटा डॉट और साथ में क्या आ रहा है, cos थीटा, यही हो गया। अब यहां पर देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, क्या ये सही एक्सप्रेशन है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड थीटा। जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, x1 डॉट एंड थीटा थीटा डॉट, ठीक है। अब जरा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सही है या नहीं। हाफ m v स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाफ m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l थीटा डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x डॉट मीटर पर सेकेंड, l थीटा डॉट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनलेस, cos थीटा इज डायमेंशनलेस, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी आपका ये आ रहा है। क्या ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है? यस। पहला चेक तो कर लिया, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला तो ये चेक कर लिया। अब दूसरा देखते हैं यूनिक मोशन के बारे में बात कर रहा है कि नहीं। इसके मोशन को रोक करके सिर्फ x1 के मोशन को देख सकते हैं m1 से, यस। इसके मोशन को रोक करके सिर्फ m2 के मोशन को देख सकते हैं, यस। हाँ, पेंडुलम, पेंडुलम को कौन बताएगा, थीटा, देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट मोशन को यूनिकली दो वेरिएबल बता रहे हैं। इसका इंडिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट मोशन लीनियर है और दूसरा इंडिपेंडेंट मोशन एंगुलर है। So two independent motion, 2 degree of freedom. So why two generalized coordinate and best suited generalized coordinate is x and x1 and theta. देख रहे हो कितना बड़ा चीज हो गया, आपने अपने से एक नया जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल लिया इस प्रॉब्लम के लिए। ऐसा कहीं डिफाइन किया हुआ है कोई भी सिमेट्री में कि एक्स और थीटा ले लो तुम? भाई सर्कुलर पोलर में आर थीटा है, सिलिंड्रिकल में आर थीटा जेड है, स्फेरिकल पोलर में आर थीटा फाई है। आपने अपने से एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल लिया जिसका आपका सुटेबल वेरिएबल x1 और थीटा है, ठीक है। सो व्हाई इट्स नेम एज जनरलाइज्ड। लेकिन सारा का रूट कहां पर है, सारे समझ का रूट कहां पर है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। वहीं से तो पता चला कि थीटा ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं, वहीं से सारा चीज पता चल रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। कल हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर, और फिर हम लोग कल जाएंगे एक बेसिक जो कोर्स में तो आपका नहीं है, लेकिन कोर्स से अलग हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि उसी की बेस पर पूरा लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन है। सो हम लोग बात करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, ठीक है, जिसके बेसिस पर हैमिल्टन प्रिंसिपल डिफाइन होता है। तो कल हम लोग हैमिल्टन प्रिंसिपल को भी डिफाइन करेंगे, क्लियर है ना। सो इसको तुम रिवाइज कर लो, एक बार मोहित से कॉपी कर लो और फिर उससे डिस्कस कर लो, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट जस्ट डेफिनेशन बार बार होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट कॉपी पूरा कर लो, है ना। और क्लास रेगुलर करो तो बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। और दोनों टॉपिक को, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक, देखो कई बार ऐसा होता भी है
कि आपको कोई चीज आती